ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और इसके कारण अपराह्न 2 बजे तक सदन बाधित रहा। 2 बजे के बाद भी कुछ समय तक इसी मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी के बाद कई विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए और इसके बाद बंदरगाह क्षेत्र के विकास से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को चर्चा के लिए पारित किया गया। 5 दिन के लंबे अवकाश के बाद आज सुबह 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राज्यसभा के पूर्व सदस्य ला गणेशन के निधन का जिक्र किया। इसके बाद सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर श्री गणेशन को श्रद्धांजलि दी। उपसभापति ने सदन को सूचित किया कि उन्हें नियम 267 के तहत 19 नोटिस प्राप्त हुए हैं। उन्होंने इन नोटिसों को नियमों के अनुरूप नहीं होने का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्य नारेबाजी और हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण उपसभापति ने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे सदन की बैठक दोबारा शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोपहर 2 बजे के बाद आसन की अनुमति से व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि लोगों को मतदान का अधिकार संविधान ने दिया है और किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वो लोगों के मताधिकार को छीन सके। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर और निर्वाचन आयोग के बारे में कई बातें कहीं, किंतु पीठासीन अध्यक्ष सस्मित पात्रा ने कहा कि मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए इसे सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए। पीठासीन अध्यक्ष ने खड़गे की इन दोनों मुद्दों से जुड़ी बातों को सदन की कार्यवाही से बाहर करने का आदेश दिया। इसके बाद आसन की अनुमति से सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि नियमों के अंतर्गत जिस भी विषय पर चर्चा कराई जा सकती है उसे कराने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की मंशा चर्चा में हिस्सा लेने की नहीं है। सदन के नेता ने जैसे ही बोलना शुरू किया, कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। इसके बाद सदन में भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्य शंभू चरण पटेल ने कहा कि ये दूरदर्शी विधेयक है जो 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उन्होंने कहा कि इसके प्रावधानों से प्रमुख बंदरगाहों के साथ साथ गैर प्रमुख बंदरगाह भी कार्गो का पेशेवर ढंग से प्रबंधन करने में सक्षम होंगे। असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आज देश में रेल संपर्क, वायु संपर्क और सड़क संपर्क है तथा इस विधेयक के प्रावधानों से देश में बंदरगाहों के माध्यम से जल संपर्क बनाने में काफी मदद मिलेगी। भाजपा के रामभाई हरजीभाई मुकरिया ने कहा कि देश की तटरेखा करीब 11,000 किलोमीटर लंबी है और इसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विधेयक इसमें मददगार होगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव ने कहा कि सरकार बंदरगाहों के उन्नयन पर ध्यान दे रही है। अभी बहुत कुछ किया गया है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बंदरगाह कर्मचारियों की सहूलियतों पर भी ध्यान देना जरूरी है। बीजू जनता दल की सुलता देव ने कहा कि ओडिशा का नौवहन क्षेत्र कितना विकसित था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक समय ओडिशा से समुद्र मार्ग से दूसरे देशों में व्यापार होता था। सुल्तान ने कहा कि ओडिशा की तटीय रेखा 480 किलोमीटर है, जिसके विकास के लिए कई बार केंद्र को लिखा गया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अन्ना द्रमुक सदस्य एम थम्बीदुरई ने कहा कि बड़े बंदरगाहों में बहुत कुछ है, लेकिन छोटे बंदरगाहों को विकसित करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह भी ध्यान में रखना होगा कि कई बार मादक पदार्थों की खेप समुद्र मार्ग से इन बंदरगाहों पर आती है, इसलिए सुरक्षा को चाक चौबंद बनाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के धैर्यशील मोहन पाटिल ने कहा कि इस विधेयक को 1908 के अधिनियम की जगह लेने के लिए लाया गया है, क्योंकि पुराना विधेयक अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुकूल बनाया था। भाजपा की रेखा शर्मा ने कहा कि नए विधेयक में आज की चुनौतियों का समाधान का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि नए विधेयक में सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुनेत्रा अजित पवार ने कहा कि सहकारी संघवाद के आधार पर तैयार किया गया ये विधेयक
राज्यों को अपने विधेयकों के संबंध में विस्तृत अधिकार देगा। चर्चा में आकंपा के प्रफुल्ल पटेल, तेदेबा के मस्तान राव यादव बीधा, भाजपा के मयंक कुमार नायक, कणाद पुरखायस, मिथिलेश कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वदिराजू ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए पत्तन, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को पाने में बंदरगाह क्षेत्र के योगदान को बढ़ाने में इस प्रस्तावित कानून की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सोनोवाल ने कहा कि भारतीय पत्तन विधेयक 2025 भारत के समुद्री क्षेत्र को दोबारा स्थापित करने का एक प्रयास है। उन्होंने इसे देश की अर्थव्यवस्था में विकास में जरूरी बताया। सोनोवाल के जवाब के बाद सदन में इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक बजट सत्र के दौरान 28 मार्च को पेश किया गया था, जिसमें बंदरगाहों से संबंधित कानून को समेकित करने, एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने, व्यापार को आसान बनाने और भारत की तटरेखा की अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने संबंधी प्रावधान हैं। इस विधेयक के अंतर्गत एक समुद्री राज्य विकास परिषद एमएसटीसी स्थापित किया जाएगा। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री 2047 तक विकसित भारत के संकल्प लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका पर विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि एक ऐसे वक्त में जब देश अंतरिक्ष की उपलब्धियों का जश्न मना रहा है, तब विपक्ष इन उपलब्धियों के लिए बधाई देने में भी पीछे है। श्री सिंह ने कहा कि विपक्ष की लड़ाई सरकार या भाजपा के साथ हो सकती है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री के साथ कैसी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हताश है, इसलिए उसकी नाराजगी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अंतरिक्ष विभाग और स्पेस तकनीक की जो उल्लेखनीय भूमिका रही है, वो पिछले 10 साल में विकसित की गई है। उन्होंने कहा कि 60 और 70 साल तक हमारा अंतरिक्ष विभाग अलग थलग पड़ा हुआ था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतरिक्ष क्षेत्र ने रफ्तार पकड़ी। उन्होंने कहा कि जहां हमारी कभी स्पेस इकोनॉमी नाम मात्र की होती थी, अब देखते ही देखते $8 मिलियन अमेरिकी हो गई है। इतनी तेज रफ्तार से प्रगति हो रही है कि आने वाले 8-10 वर्षों में लगभग 5 गुना वृद्धि होगी। आज स्पेस क्षेत्र में भी 300 से अधिक स्टार्टअप हैं, इनमें से बहुत सारे विश्व स्तरीय हैं। श्री सिंह ने कहा कि आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य, संचार, रक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है और ये क्षेत्र इस प्रौद्योगिकी से बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री शुक्ला 25 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे और 15 जुलाई को धरती पर लौटे थे। उन्होंने कहा कि श्री शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा के दौरान 6 श्रेणियों में प्रयोग हुए, जो देश और पूरे विश्व के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 2047 से पहले एक भारतीय चांद पर अपने कदम रखे। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करवाते हुए कहा कि श्री शुक्ला का भारत की धरती पर वापसी का सदन स्वागत करता है। ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए गौरव का क्षण है। भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आज दुनिया में विशेष स्थान बना चुकी है। उन्होंने सदस्यों से चर्चा में भाग लेने और अपने सकारात्मक विचार रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वो चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों को अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर देंगे। इससे देश में सकारात्मक संदेश जाएगा। इससे पहले लोकसभा में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों के सदस्यों ने भारी हंगामे के कारण 2 बार सदन स्थगित करने के बाद कार्यवाही अपराह्न 2 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही भारत की अंतरिक्ष की सफलता पर चर्चा शुरू की गई। एक बार स्थगन के बाद पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने जैसे ही 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। पीठासीन अधिकारी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखे। हंगामे के दौरान ही भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 और जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित किया गया। विपक्षी सदस्यों का हंगामा तेज होने के कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।
इससे पहले अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्वाह्न 11 बजे जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करवाया, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा शोरगुल करने लगे। बड़ी संख्या में सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगे। कई सदस्य हाथों में तख्तियां लिए थे जिन पर वोट चोरी को लेकर नारे लिखे हुए थे। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने इस दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि गोपालगंज जिले में केंद्रीय विद्यालय के लिए बिहार सरकार ने भूमि आवंटित कर दी है और विद्यालय के उस स्थान पर स्थानांतरण का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। श्री बिरला ने जोर जोर से नारे लगा रहे सदस्यों से कहा कि वो अपने स्थानों पर जाएं और सदन की कार्यवाही चलने दें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ सदस्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद श्री बिरला ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने छात्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी स्तरों पर छात्रों में विभिन्न महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने के लिए प्रासंगिक चरणों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, डिजाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य, जैविक जीवन, पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा आदि जैसे समकालीन विषयों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि एनईपी विजन के अनुरूप छात्रों को एआई से संबंधित कौशल से युक्त करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई कक्षा 6 से 15 घंटे के कौशल मॉड्यूल के रूप में एआई प्रदान करता है। सीबीएसई कक्षा 9वीं से 12वीं तक एआई को वैकल्पिक विषय के रूप में भी प्रदान करता है। श्री मजूमदार ने कहा कि तकनीकी शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने आईटी कार्यक्रमों में एआई से संबंधित विषयों को शामिल किया है। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी से लागू किया गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि बीमा सखी जीवन बीमा निगम एलआईसी के महिला करियर एजेंट एमसीए योजना का शुभारंभ दिसंबर 2024 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि एलआईसी बीमा सखियों को उनकी नियुक्ति से पहले 3 वर्ष के लिए स्टाइपेंड का भुगतान करता है ताकि उन्हें जीवन बीमा एजेंसी करियर बनाने में सहायता मिल सके। केंद्रीय कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पीएमआईएस की घोषणा बजट 2025-26 में की गई थी। इसका उद्देश्य 5 वर्ष में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत के रूप में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर 2026 को योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया है जिसका लक्ष्य 1 वर्ष में युवाओं को 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। साझेदार कंपनियों ने 82,000 से अधिक इंटर्नशिप प्रस्ताव दिए और 28,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने इंटर्नशिप में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार किया। पहले दौर में 8,700 से अधिक उम्मीदवार इंटर्नशिप में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि 9 जनवरी 2025 को शुरू हुए पीएम इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे दौर में लगभग 327 साझेदार कंपनियों ने देश के 735 जिलों में 1.18 लाख से अधिक इंटर्नशिप अवसर पोस्ट किए हैं। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।